गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज जैसा कि मैंने पूर्व में आपको कहा था कि हम नगर नियोजन के बारे में आगे भी पढ़ेंगे और जयपुर के मास्टर प्लान के बारे में बात करेंगे। तो जयपुर शहर की आकार की और उसके प्लान के बारे में आज हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग पार्ट 3 के अंदर। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। जयपुर राजस्थान का राजधानी एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन नगर है। 2011 के आंकड़ों के आधार पर भारत के नगर समूहों में जनसंख्या की दृष्टि से इसका 9वां स्थान है और इसकी जनसंख्या 36 लाख है तथा विश्व में 125वां स्थान है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का 11वां बड़ा नगर है। इस नगर की जनसंख्या 2001 में 23 लाख थी। इसके विपरीत 1991 में इसकी जनसंख्या 15 लाख थी। इस प्रकार दोनों दशकों के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि की दर थी वो 53.5% रही, जबकि 81 से 91 के बीच में 49.18% थी। सांगानेर आमेर इसके उपनगर हैं। यह सड़क व रेल मार्गों का जंक्शन है। यहाँ से दिल्ली, अलवर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा आदि सभी स्थानों को सड़क मार्ग जाते हैं। बड़ी रेल लाइन द्वारा आगरा, दिल्ली, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, अहमदाबाद, जामनगर, ओखा से सीधा जुड़ गया है। यहाँ राज्य का प्रमुख हवाई अड्डा है। जयपुर का बसाव स्थान साइट। यह नगर अरावली पहाड़ियों के नीचे रेतीले समतल मैदान में स्थित है। ये पहाड़ियाँ इसके उत्तरी और पूर्वी भाग में फैली हुई हैं, जिस पर महाराजा ने सुदर्शनगढ़ नाम का एक सुंदर किला बनवाया था। आजकल इस किले का नाम नाहरगढ़ किला है। वास्तव में इस नगर की स्थापना से पूर्व जयपुर राज्य की राजधानी आमेर इस पहाड़ी पर स्थित थी, जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ से समतल भूमि तक पहुंचने के लिए काफी दूर तक दुर्गम पहाड़ी स्थान को पार करना पड़ता था। अतः यहाँ से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की तरफ ऐसा स्थान चुना गया जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इस नगर के दक्षिण में विशाल समतल भूखंड फैला हुआ है, जिसमें शहर के भावी विकास की काफी गुंजाइश है और परिवहन के साधनों को फैलाने की सुविधा है। वर्तमान नगर आमेर से सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। जयपुर की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक और शुष्क है। यहाँ पर ना अधिक ठंड और ना अधिक गर्मी रहती है। जयपुर की बसाव स्थिति या सिचुएशन, यह समुद्र तल से 450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रेल मार्ग द्वारा यहाँ से दिल्ली 305 किलोमीटर तथा मुंबई 1125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह इन दोनों नगरों से सड़क, रेल तथा वायु मार्गों से जुड़ा हुआ है। मुंबई और दिल्ली दोनों से इसका सीधा वायु संबंध है। यहाँ से चारों ओर को सड़क व रेल मार्ग जाते हैं। ऐतिहासिक विकास और नियोजन। जयपुर मध्यकाल के अंतिम वर्षों का महत्वपूर्ण नियोजित नगर है। इसकी स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में की थी। उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम रखा गया था। वे इस नगर के संस्थापक ही नहीं, स्वयं एक वैज्ञानिक, गणितज्ञ और ज्योतिष के ज्ञाता, साहित्य, इतिहास, कला के मर्मज्ञ तथा इन सभी में रुचि रखने वाले थे। उनके दरबार में विद्याधर भट्टाचार्य नाम का एक बंगाली इंजीनियर था, जो महाराजा को वैज्ञानिक कार्यों में सलाह दिया करता था। महाराजा ने जयपुर की योजना बनाने का कार्य इस वैज्ञानिक को सौंपा था। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि इस राजा को नगर नियोजन का बड़ा शौक था, इसलिए उसने यूरोप के बहुत से नगरों के नक्शे मंगवाए और फिर अपने ढंग का प्लान बनवाया। सुप्रसिद्ध शिल्प शास्त्री हावेल ने जयपुर की सुनियोजित योजना की काफी प्रशंसा की और बताया है कि इस नगर की स्थापना एक ऐसी वैज्ञानिक योजना के आधार पर हुई थी जिसको नगर निर्माण की हिंदू परंपराओं और नगर नियोजन के प्राचीन ग्रंथों के निर्देशन पर तैयार कराया गया था। यह नगर इतना सुंदर है कि आज भी जब विज्ञान और शिल्प कला अपने उत्कर्ष पर पहुंच गए हैं, कला का ऐसा नमूना भारत भर में कहीं नहीं दिखाई देता।
जयपुर नगर का गुलाबी स्थापत्य अपनी अलौकिक आभा से दर्शकों के मन को मुग्ध कर देता है, इसीलिए इसको भारत का गुलाबी नगर कहते हैं। जयपुर नगर का विन्यास। इस नगर का विन्यास आयताकार है। यह आयत पहाड़ियों से घिरा एक उपयुक्त स्थल है। यह पूर्व पश्चिम दिशा में लंबा व उत्तर दक्षिण दिशा में चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 8 वर्ग किलोमीटर है, जिसको 6 मीटर ऊंची व 3 मीटर चौड़ी दीवारें घेरे हुए हैं। पूर्व पश्चिम दिशा में जाने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क 34 मीटर चौड़ी है। यह सड़क 4 स्थानों पर समकोण बनाती हुई सड़कों से मिलती है। सड़कों के चौराहों पर चौकोर खुले स्थान मिलते हैं, जिन्हें चौपड़ कहते हैं। इस प्रकार नगर को आयताकार खंडों में बांट दिया गया है। इस नगर की 4 दीवारी के पूर्वी गेट को सूरजपोल कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्योदय के दर्शन करता है। पश्चिमी गेट चांदपोल कहलाता है, उत्तरी गेट ध्रुवपोल कहलाता है तथा दक्षिण की ओर शिवपोल, सांगानेरी गेट व कृष्णपोल, अजमेरी गेट नाम के 2 गेट हैं। छठे गेट का नाम घाट गेट है, जो नगर के दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित है, जहां से पहाड़ियों में से होता हुआ मार्ग आगरा को जाता है। कृष्णपोल व शिवपोल के बीच में एक नया गेट, न्यू गेट बना हुआ है, जहां से चंद्रमहल, विधानसभा भवन और गोविंद जी के मंदिर को मार्ग जाता है। नगर के दक्षिण में रामनिवास बाग फैला हुआ है। यहीं पर एक संग्रहालय है। नगर के उत्तरी भाग के मध्य में राजा का महल स्थित है। महल के चारों ओर परकोटा बना हुआ है, जिसको 7 दरवाजों से पार किया जा सकता है। इस महल का मुख्य गेट चौड़ा रास्ता पर खुलता है। यहाँ पर मुख्य सड़कों के दोनों ओर एक जैसी डिजाइन की दुकानें बनी हुई हैं और दुकानों के ऊपर भव्य भवन व मंदिर चुन बने हुए हैं। ये सब गुलाबी रंग से पुते हुए हैं। यहाँ पर ज्योतिष वेधशाला भी बनी हुई है। हवा महल कला का सुंदर नमूना प्रस्तुत करता है। यह चित्र जयपुर के विन्यास को दर्शा रहा है। इसमें दरवाजों की अगर बात करें तो दरवाजे इस प्रकार से हैं। ये आपका पहला दरवाजा है, जिसको चांदपोल कहते हैं, और इसके बिल्कुल सामने की साइड में जो दरवाजा है, इसको हम सूरजपोल बोलते हैं। तो ये सूरजपोल जो है आपका पूर्वी दिशा में है और ये पश्चिम दिशा में है। तीसरा दरवाजा जो है वो ये है सिंह द्वार। फिर किशनपोल, जिसको अजमेरी गेट के नाम से जानते हैं। ये बीच में एक नया पुल बना है, जिसको हम न्यू गेट बोलते हैं। ये आपका शिवपोल या सांगानेरी गेट है। ये आपका घाट गेट है, जहाँ से आगरा को पहाड़ों में से रास्ता जाता है। तो ये 8 गेट और 9वां गेट इस तरफ में है, जिसको हम ध्रुवपोल या जोरावर सिंह गेट भी बोलते हैं। इसके साथ ही एक गेट और है यहाँ पर, जिसको 4 दरवाजा बोलते हैं। ये तो इसके परकोटे के गेटों की बात है। अब इसके अंदर 8 खंड बनाए हुए हैं। पहला खंड जो ये वाला जो खंड है, इसको चौकड़ी पुरानी बस्ती बोलते हैं। दूसरा जो खंड है ये है चौकड़ी तोपखाना देश। तीसरा खंड जो ये छोटा सा इधर है, ये चौकड़ी मोदी खाना। ये चौकड़ी विशेष राजी। ये 5वां जो है ये चौकड़ी घाट। छठा आपका है चौकड़ी तोपखाना हजूरी। 7वां आपका चौकड़ी रामचंद्र जी। और ये जो 8वां है ये है चौकड़ी सरहद। ये पहाड़ों से इधर से सुरक्षित एरिया है और इसी के अंदर आप अगर देखें तो ये जो चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये गोविंद देव जी का मंदिर है, ये आपका सिटी पैलेस है, और ये जो दिख रहा है ये ईसरलट है। और इसी में ये यहाँ पर ये जो बना हुआ ये हवा महल है। और इसी के अंदर हमारे को एक और चीज़ देखने को मिलेगी, वो है सूर्य मंदिर। सॉरी, सूर्य मंदिर यहाँ पर है ये। और जो ये वाला हिस्सा है ये इसकी छोटी चौपड़, ये वाला हिस्सा है ये बड़ी चौपड़,
और ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर ये चार रास्ते आके मिल रहे हैं, ये आपकी रामगंज चौपड़ है। तो इस प्रकार से ये जयपुर के विन्यास को दर्शाया जा रहा है इसमें। जयपुर का विकास एवं विस्तार। यह नगर उत्तरी व पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी भाग के कारण दक्षिणी समतल क्षेत्र की ओर फैल सका या फिर पश्चिम की ओर अमानी शाह नाले के पार समतल स्थान पर फैलना शुरू हुआ। 1881 में नगर अपनी चारदीवारी के बाहर दक्षिण तथा पश्चिम की ओर फैलने लगा। अजमेरी गेट के बाहर एक अत्यंत सुंदर बस्ती बन गई। सर मिर्जा के इस राज्य का प्रधानमंत्री बनने से इस नगर ने तीव्र गति से प्रगति की। 1952 में 5 नगर नियोजन योजनाएं रिहायशी विकास के लिए शुरू की गई। इन योजनाओं में ए योजना आदर्श नगर, बी योजना मोती डूंगरी और टोंक रोड के बीच, सी योजना अशोक नगर, डी योजना न्यू कॉलोनी बनी पार्क के रूप में थी। अशोक नगर जयपुर की सबसे अच्छी कॉलोनी है। आदर्श नगर का विकास विस्थापितों को बसाने के लिए किया गया था। सिविल लाइंस का विकास भी इसी काल में किया गया। 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिस स्थान पर हुआ, वहां पर बापूनगर तथा गांधीनगर कॉलोनियां विकसित की गई। राजस्थान राज्य के बनने पर जयपुर को उसकी राजधानी बनने का अवसर मिला और नगर ने और तेजी से अपना विस्तार किया। वर्तमान समय में यह हवाई अड्डे को जाने वाले 11 किलोमीटर लंबे मार्ग के दोनों ओर फैल गया है। वर्तमान नगर का कुल क्षेत्रफल 90 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, जो कि चार दीवारी से घिरे पुराने जयपुर के क्षेत्रफल से 10 गुना अधिक है। भूमि उपयोग एवं आकारिकी। राजस्थान विश्वविद्यालय के इंद्रपाल गुप्ता BL गुप्ता ने अपने लेख जयपुर स्टडी इन लैंड यूज में बताया कि इस नगर को भूमि उपयोग की दृष्टि से निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। रिहायशी क्षेत्र या रेजिडेंशियल जोन। जयपुर अपने वास्तविक प्लान के अनुसार 9 वार्डों या चौकड़ी में बटा हुआ है। यह वार्ड भी क्लास मोहल्लों में उप विभाजित है। भूमि के प्लाटों का वितरण जाति, उपजाति या व्यवसाय के आधार पर किया गया था। उच्च जाति व धनी वर्ग को महाराजा के महल के निकट स्थान दिया गया, जबकि पिछड़ी जाति व गरीब वर्ग को चारदीवारी नगर के दूरवर्ती क्षेत्रों में बसाया गया। वर्तमान समय में भी जयपुर में अनेक परिवर्तनों के बावजूद यह प्राचीन विशेषताएं आज भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। पिछली कुछ दशाब्दियों में जयपुर के रिहायशी क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। प्रारंभ में रिहायशी विकास पर केंद्रोन्मुखी शक्ति का प्रभाव पड़ा। नगर चार दीवारी के अंदर ही फैलता हुआ बढ़ता रहा। जनसंख्या की अतिशय वृद्धि व विस्थापितों की भारी संख्या में आकर बसने के कारण यहाँ अनेक क्षेत्र गंदी बस्तियों में बदल गए। नगर में अस्वास्थ्यप्रद व भीड़भाड़ से युक्त वातावरण ने धनी व उच्च मध्यम वर्ग के लोगों को नगर के बाहर रहने को प्रेरित किया। इसके फलस्वरूप अनेक नई नियोजित कॉलोनियों की स्थापना की गई। इनमें बनी पार्क, न्यू कॉलोनी, आदर्श नगर, तिलक नगर, बापू नगर, गांधी नगर, बजाज नगर, राजा पार्क स्कीम, जालूपुरा, बस्सी, सीतारामपुरा, लेबर कॉलोनी उल्लेखनीय है। सिविल लाइंस उच्च वर्ग की रिहायशी बस्ती है। वर्तमान में नगर का अधिकांश रिहायशी क्षेत्र पुरानी चार दीवारी के बाहर फैल गया है। व्यापारिक क्षेत्र या कॉमर्शियल जोन। जयपुर की कई सड़कों पर व कटलों में व्यापारिक क्षेत्रों का जमाव मिलता है। इनको 5 उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है: जौहरी बाजार, बापू बाजार और नेहरू बाजार, चांदपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, रामगंज और चौड़ा रास्ता, किशनपोल से गनगौरी बाजार और घाट गेट से रामगंज। नगर की चार दीवारी से बाहर प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र मिर्जा इस्माइल मार्ग पर फैल गया है, जो कि दक्षिण दीवार के समानांतर पूर्व में घाट गेट से होती हुई पश्चिम में रेलवे स्टेशन तक जाती है। मूल रूप में नगर का वर्गीकरण व विभिन्न रास्तों का नाम लोगों के व्यवसाय के अनुसार निर्धारित किया गया। विभाजन के बाद जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने नगर के व्यापारिक स्वरूप व भूमि उपयोग को अत्यधिक प्रभावित किया। नगर के भीतरी चौड़ी सड़क पर खुदरा बिक्री की दुकानों का सघन जमाव है। जौहरी बाजार में मसाले व साग सब्जी की दुकानें हैं। चांदपोल, जो पहले अनाज का थोक बाजार था, अब खुदरा बाजार के रूप में है। अब अनाज का थोक बाजार नगर की दीवार के बाहर बनी गल्ला मंडी में स्थानांतरित हो गया है।
अधिकांश वाणिज्य संस्थान व कार्यालय प्रथम मंजिल पर स्थापित हो गए हैं। दुकानों के सामने बने बरामदे भी अब ढककर दुकानों के अंदर शामिल कर लिए गए थे, परंतु अब उन्हें खाली कराकर क्रेताओं के आने जाने के लिए खुला रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्र, उद्योगों का जमाव प्रमुखतया नगर की सीमा पर प्रमुख सड़कों व रेलवे मार्ग के समीप मिलता है। स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ पर उद्योगों का विकास लगभग न के बराबर था। स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर अनेक उद्योगों की स्थापना की गई है और यह राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक नगर बन गया है। प्रारंभ में यहाँ पर केंद्रीय रेलवे स्टेशन के चारों ओर उद्योगों का फैलना शुरू हुआ। रेलवे मार्ग के सामीप्य ने उनको कच्चा माल व तैयार माल के क्षेत्रों से जोड़ने की सुविधा प्रदान की। यहाँ पर इंजीनियरिंग, स्पिनिंग एवं वीविंग मिल, धातु व बिजली जैसे बृहत उद्योग स्थापित हैं। 1957 के बाद दूसरा औद्योगिक क्षेत्र 22 गोदाम जयपुर सवाई माधोपुर मार्ग पर जयपुर के दक्षिण में रेलवे स्टेशन के निकट विकसित हो गया है। यह क्षेत्र नगर का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ पर लघु उद्योगों की स्थापना की गई है तथा उद्योगों का भारी विस्तार हो गया है। तीसरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के झोटवाड़ा स्थान में स्थापित हो गया है। यह एक त्रिभुजीय क्षेत्र है जो अजमेर व लोहारू रेल मार्ग द्वारा बनता है। यहाँ पर रसायन, सीमेंट, मोटर परिवहन के पुर्जे, इस्पात, फर्नीचर, जाली आदि उद्योग स्थापित हैं। जयपुर के ये सभी औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान नगर के पश्चिम में रेल मार्ग के सहारे फैले हैं। गांधीनगर रेलवे स्टेशन और टोंक मार्ग के बीच औद्योगिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग, कांच व बर्तन उद्योग फैल गए हैं। यहाँ पर उद्योगों का विस्तार उसके पश्चिमी भाग में अधिक हुआ है। प्रशासकीय क्षेत्र या एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, यह नगर न केवल राजाओं की राजधानी रहा बल्कि आज भी वर्तमान राजस्थान राज्य की राजधानी नगर है। अतः इस नगर की भूमि का प्रयोग प्रशासकीय कार्यों के लिए बराबर होता रहा है। राजाओं के समय में किलों का प्रयोग राजाओं के महल के रूप में तथा राजा के प्रशासन संबंधी कार्यों के लिए होता था। आज भी महाराजा के चंद्र महल में अनेक सरकारी कार्यालय काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर सरकारी कार्यालयों की स्थापना नई नई सुंदर इमारतों में की गई है। यहाँ कार्यालय रामबाग पैलेस के निकटवर्ती सुंदर व खुले स्थान में स्थापित किए गए हैं। इन सबके विकास के बावजूद नगर का प्रशासकीय क्षेत्र स्पष्ट रूप से बनता नजर नहीं आता। अनेक कार्यालय बिखरे रूप में किराए की इमारतों में स्थापित मिलते हैं। शिक्षा क्षेत्र या एजुकेशनल जोन, इस नगर का शिक्षा क्षेत्र उसकी चार दीवारी की पुरानी दक्षिणी सीमा से लेकर वर्तमान दक्षिणी सीमा के बीच फैले क्षेत्र पर लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यहाँ पर अनेक शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय के अधीन काम करने वाले कई महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, गूंगे व बहरों का स्कूल स्थित है। इन शिक्षा संस्थानों के अलावा यहाँ पर संग्रहालय, रविंद्र मंच, थिएटर, जयपुर का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल भी स्थापित है। इस अस्पताल के ठीक सामने मेडिकल कॉलेज स्थित है। उपयुक्त संस्थानों में से अधिकांश नए संस्थान हैं। पुराने नगर के भीतर स्थानाभाव होने से नए शिक्षा संस्थानों की स्थापना बाहर नए खुले क्षेत्रों में की गई है। इनके लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र रामनिवास बाग के निकट है, जहाँ पर महाराजा कॉलेज की स्थापना की गई है। यहाँ का शिक्षा क्षेत्र नई रिहायशी कॉलोनियों से घिरा हुआ है। मास्टर प्लान 2025 में जयपुर रीजन की स्थिति। जयपुर विकास प्राधिकरण की उच्चाधिकार समिति ने 14 अक्टूबर 2009 को हुई बैठक में प्रस्तावित मास्टर प्लान 2025 का ड्राफ्ट मंजूर किया। मास्टर प्लान के प्रावधान के मुताबिक आवासीय उपयोग के लिए चिन्हित इलाकों की भूमि का आवश्यकता पड़ने पर वाणिज्यिक व संस्थानिक उपयोग भी किया जा सकेगा। मास्टर प्लान के तहत डेवलपमेंट प्रमोशन एवं कंट्रोल रेगुलेशन बनाए गए हैं। इनके अनुसार आबादी के लिए आवश्यक गैर आवासीय उपयोग जैसे स्कूल, शॉपिंग सेंटर, बैंक व सरकारी कार्यालय आदि आवासीय उपयोग के लिए चिन्हित भूमि पर बनाए जा सकेंगे। मास्टर प्लान के तहत निर्धारित नगरीय क्षेत्र U1 को घनत्व के हिसाब से क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका उद्देश्य आबादी के बढ़ते दबाव को नियोजित समायोजन है। ये क्षेत्र उच्च घनत्व क्षेत्र R1,
मध्यम घनत्व क्षेत्र R2 व न्यून घनत्व क्षेत्र R3 है। उच्च घनत्व R1। राजधानी में 80 फीट व इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर सबसे अधिक निर्माण की अनुमति मिलेगी। यहाँ FAR निर्मित क्षेत्रफल 1.8 होगा। यहाँ इमारत की सबसे ऊंचाई सड़क के 1.5 गुना व फ्रंट सेटबैक के जोड़ के बराबर हो सकती है। मध्यम घनत्व R2। इस क्षेत्र में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर 14 एक्सप्रेस हाईवे होते हुए अजमेर रोड, बदरवास तिराहा, न्यू सांगानेर रोड, सांगानेर में अमानिशा नाले के साथ साथ प्रतापनगर, जगतपुरा होते हुए सी जोन बाईपास तक के घेरे में आने वाले इलाकों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इसमें मुरलीपुरा, विश्वकर्मा, झोटवाड़ा, खातीपुरा, वैशाली नगर, श्यामनगर, पद्मावती कॉलोनी, मानसरोवर व मालवीय नगर आदि समेत कई अधिकतर शहरी इलाके आते हैं। इसके अलावा भवन विनिमय 2000 की अनुसूची 3 में शामिल इलाके भी मध्यम घनत्व क्षेत्र में रखे जाएंगे। इस क्षेत्र में FAR 1.2 होगा। यहाँ 15 मीटर ऊंचाई तक की इमारत बन सकेगी। निम्न घनत्व R3। इसमें रिंग रोड के मौजूदा रास्ते से लगते क्षेत्र व अन्य इलाकों को इस क्षेत्र में शामिल किया गया है। ये इलाके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। यहाँ FAR 1 ही रखा गया है। इस क्षेत्र में 12 मीटर ऊंचाई की इमारतों को अनुमति दी जा सकेगी। भविष्य के विकास की दृष्टि से मास्टर प्लान के कुल 2939 वर्ग किलोमीटर के इलाके को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये 5 क्षेत्र U1, U2, U3 पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र हैं। U1 में प्रस्तावित मास्टर प्लान का 800 वर्ग किलोमीटर का इलाका शामिल होगा, जो कि मौजूदा शहर हम मान सकते हैं। इसमें निर्धारित भू उपयोग के हिसाब से विकास होगा। U2 में सेज जैसी बड़ी योजनाएं आ सकेंगी और ये वर्तमान शहर के पास का सटा हुआ इलाका है। U3 में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ 1 किलोमीटर तक और राज्य राजमार्ग के दोनों तरफ आधा किलोमीटर तक के इलाके में औद्योगिक व अन्य महत्वपूर्ण कॉरिडोर विकसित किए जा सकेंगे। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में अधिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी। नदी, नाले, वन व पुरा महत्व की इमारतें वाले इस इलाके में अधिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी। यहाँ केवल रिफ्रेशनल व विरासत संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां की जा सकेंगी। इसी तरह बायोटेक पार्क, होटल व रिसोर्ट आदि गतिविधियां भी की जा सकेंगी। नया जयपुर राज्य सरकार द्वारा आगरा रोड से लगते 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नया जयपुर बनाने का ऐलान किया है। यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। नया जयपुर में बड़ी टाउनशिप, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, ग्रुप हाउसिंग, फार्म हाउस, होटल्स, स्टेडियम, चौड़ी सड़कें और संपूर्ण सुविधाएं युक्त मेगा प्रोजेक्ट्स विकसित किए जाएंगे। इस इलाके को शहर से जोड़ने के लिए बिरला मंदिर के पास से गुजर रहे शांति पथ से झालाना पहाड़ियों में से 4 किलोमीटर सुरंग बनाकर खो नागोरियन रोड पर निकाली जाएंगी। JDA जयपुर मास्टर प्लान 2025 में U1, U2, U3, G1, G2 और ग्रामीण क्षेत्रों की अवधारणा को निम्नलिखित आरेख में समझाया गया है। आप ये देखिए, ये जो बीच का जो गोला है या केंद्र है, ये आपका U1 क्षेत्र है। U1 क्षेत्र, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि ये जयपुर का वर्तमान नगरीय क्षेत्र है। इसके पास ये पीला पीला आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये आपका U2 क्षेत्र है, जिसमें इमीडिएट जो छोटे सैटेलाइट टाउन है, जैसे सांगानेर भी अब सैटेलाइट टाउन इसके अंदर आ चुका है, तो ये आमेर इसके अंदर आ गया, ये इसके अंदर है। और ये जो इलाका है इसके अंदर सेज वगैरह जो है महिंद्रा का, वो सब इसके अंदर शामिल है। इसके बाद जो तीसरा रंग का ये आपको दिख रहा है मिट्टी के रंग का सा ब्राउन कलर का, ये आपका U3 क्षेत्र है, जो कि ये जो सड़क दिख रही है, सड़कों के सहारे, राष्ट्रीय राजमार्गों के सहारे
1 किलोमीटर तक, और राज्य मार्ग हैं जहाँ वहाँ आधा आधा किलोमीटर तक इस रोड के चारों तरफ जो क्षेत्र बसेगा उसको U3 बोला गया है। और एक इसमें पारिस्थितिकी वाला क्षेत्र लिया गया, इकोलॉजिकल जोन या ग्रीन जोन। ये आपका ये वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है इसके ऊपर वनस्पति रखी जाएंगी, और ये आमेर के किले, दूसरे जो किले पुरातत्व महत्व की जो चीजें हैं उनको संरक्षित रखा जाएगा, और इसके पास में एक हरित पेटी के रूप में क्षेत्र विकसित किया जाएगा। ये जो नए जयपुर बसाने की बात हो रही है उसका एक रफ चित्र है कि इससे आप समझ सकेंगे कि किस तरीके के जोन्स इसके अंदर बनाए जा रहे हैं। तो आज हमने जाना कि जयपुर नगर की आकार की और जयपुर का जो विन्यास है वो किस प्रकार से राजा सवाई जयसिंह ने अपने जो वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य, उनके निर्देशन में उन्होंने विभिन्न देशों से नगरों के नक्शे मंगवाकर अध्ययन करके और भारतीय परंपराओं को उसमें रखते हुए जयपुर को बसावट की थी। कि जयपुर किस तरीके से चौकड़े के रूप में बसाया गया था, चेकर बोर्ड के रूप में था, विभिन्न दरवाजे थे चार दीवारी पर कोटे के अंदर, और सुरक्षा के लिहाज से सब तरीके से एक बहुत बेहतरीन सुंदर शहर बसाया गया था। आज़ादी के बाद जयपुर की जो नई बसावट की गई थी वो 4 स्कीम ABCD के तहत की गई थी। आदर्श नगर, C स्कीम और टोंकनोट और सांगानेर के बीच का क्षेत्र, बनी पार्क वाला एरिया, वो भी काफ़ी हद तक काफ़ी सही तरीके से बसावट हुई थी। लेकिन नगरीय जनसंख्या के बेतरतीब वृद्धि के साथ अब हम देख रहे हैं कि जयपुर को नए सिरे से बसाने की एक कोशिश की जा रही है, और नया जो मास्टर प्लान बनाया गया है 2025 और 2033 उसके बाद के लिए, उसमें जयपुर को नए जयपुर के रूप में आगरा रोड पर बसाने की जो कोशिश है उसमें 5 भागों में इसको बांटते हुए किया है। U1, U2, U3। U1 आपका वर्तमान जयपुर का क्षेत्र, U2 जो आपका है वो उस क्षेत्र के आसपास का सेज वाला और दूसरा जो पेरिफेरी वाला जो क्षेत्र है, तीसरा जो है नगरों, ये जो सड़क मार्ग जो निकल रहे हैं उसमें से जो 1 किलोमीटर अंदर तक, और राज्य राजमार्ग जो है उनसे आधा किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में बसावट जो है वो इसके अंदर सम्मिलित की गई है। एक पारिस्थितिकी रूप से क्षेत्र लिया गया है पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए, जिसमें पुरातत्व की धरोहरों को संरक्षित करने के लिए, वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को वहां पर संरक्षित करने के लिए बसावट रखी गई है, और एक हरित पेटी उसके चारों तरफ विकसित करने का प्रस्ताव है उसमें मास्टर प्लान के अंदर। साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को भी उसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से जयपुर के जो मास्टर प्लान है वो तैयार किया गया। राजा सवाई जयसिंह के टाइम से अब तक जयपुर की बसावट काफ़ी प्लान्ड तरीके से की गई है। यही सब चीज़ें आज हमने इसमें व्याख्यान में जानी। हम अगले व्याख्यान में चंडीगढ़ का उदाहरण लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।